हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हिंदी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया माननीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका मैडम का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। उनकी अमूल्य रचनाओं ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है और हमें उनकी प्रेरणा वाणी से अवश्य ही नवोन्मेष और प्रेरणा मिलेगी। अब समस्त सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह दिन हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। जब हम हिंदी की समृद्धि, उसकी सांस्कृतिक विरासत और उसके व्यापक प्रभाव का उत्सव मनाते हैं। हिंदी हमारे देश की भाषा है जो हमारे हृदय की गहराइयों से जुड़ी हुई है। यह भाषा न केवल हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य और हमारी अस्मिता की पहचान भी है। आज के कार्यक्रम के क्रमानुसार डॉक्टर पारमिता दास द्वारा स्वागत वक्तव्य सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय अनामिका मैडम का अमूल्य वक्तव्य, माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम का अध्यक्षीय भाषण, हिंदी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्राध्यापिकाओं में डॉक्टर शत्रुघ्न कहार, डॉक्टर कृष्णानंद भारती, डॉक्टर विजयता दुबे, डॉक्टर सौमिता मित्रा, डॉक्टर गुड्डी कुमारी, डॉक्टर मिथुन मजूमदार, विप्लव वर्मन एवं मधुबंती गांगुली के द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य प्रस्तुत किए जाएंगे। हिंदी विभाग के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाटक प्रस्तुति, अंत में डॉक्टर रेखा कुमारी त्रिपाठी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन। इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जो हिंदी दिवस के इस महत्वपूर्ण आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। आइए हम हिंदी की महत्ता को समझें, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पित हों और इसे और भी समृद्ध बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। धन्यवाद। हिंदी दिवस की बहुत बधाई। 1912 में जब बंगाल की शस्य श्यामला भूमि से बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे, तो ऐसा लगा था जैसे धरती से चांद छिटका है। लेकिन चांद का धरती के प्रति, धरती का चांद के प्रति जो आकर्षण है वो लगातार बना रहा। इसी का प्रमाण है कि कलकत्ता के हृदय में, बंगाल के हृदय में हिंदी विश्वविद्यालय खुला और हिंदी विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं वो उड़ीसा की एक विदुषी हैं जो अंग्रेजी में लिखती। आज के दिन इन तीन संस्कृतियों के, तीन नदियों की तरह साथ मिलकर बहने का एक प्रतीक की तरह अगर हम उसको डिकोड करें तो समझ में आएगा कि इनकी भाषिक संस्कृतियां चूंकि एक हैं, साथ मिलकर बहने की, इसलिए इनका एक दूसरे से इतना अधिक गहन बहनापे का रिश्ता है। हिंदी का राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा के रूप में चुनाव इसीलिए हुआ था कि साथ मिलकर बहना इसे आता था। इसका प्रमाण है कि न सिर्फ भगिनी भाषाओं
उड़िया और बांग्ला से, बल्कि भारत भर की भाषाओं से इसने ऐसा ताल छंद बनाया कि सारे श्रेष्ठ साहित्य जो इन भगिनी भाषाओं में थे, वो दक्षिण भारत की भाषाएं हों, मराठी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो या उड़िया हो, उससे विपुल अनुवाद सबसे अधिक हिंदी में हुए। एक मोहल्ला होता है जिसमें मोहल्ले की सबसे छोटी जो बेटी है, जो आधुनिकता के गर्भ से जन्मी है, यानी खड़ी बोली हिंदी, वो सबके घर आती जाती है। और सबके घर आने जाने का सबसे अच्छा माध्यम यही है कि उससे विपुल अनुवाद न सिर्फ ज्ञान साहित्य का बल्कि साहित्य का भी किया गया। साहित्य अकादमी, NBT, NCERT, प्रकाशन विभाग सिर्फ इसी से छपी पुस्तकें इसकी गवाह नहीं है। जितने भी बड़े प्रकाशक हैं हिंदी के, उनके यहाँ सभी भाषाओं का साहित्य उतने ही गौर से छापा जाता है और हर बुक फेयर में, हर पुस्तक मेले में अनुदित किताबों की बिक्री उसी तरह होती है जिस तरह किसी ज़माने में राष्ट्रभाषा बनने के बहुत पूर्व के ज़माने में हिंदुस्तानी में, हिंदी में भाषण सुनने लोग इकट्ठा होते थे। जब पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ऐसा कैसे हुआ? क्यों सभी जितने वरिष्ठ नेता हैं देश के अलग अलग भाषी प्रदेशों के, उन्होंने हिंदी का चुनाव राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा के रूप में क्यों किया? आखिर ये हम समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा हिंदी कैसे बनी, ये समझने की कोशिश करते हैं। गुजराती बोलती थी गांधी जी, वो उनकी मातृभाषा थी। गोखले, तिलक, उनकी मराठी थी मातृभाषा। लाला लाजपत राय पंजाबी के थे। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला के सितारे थे। जो हमारे राजा साहब थे वो तमिल भाषी थे। सबने मिलकर ये कैसे तय किया कि इतनी प्राचीन और समृद्ध परंपरा वाली भाषाएं जो हैं, उनको छोड़कर आधुनिकता के गर्भ से जन्मी हिंदी सूत्रधार बनाई जाएगी। इसलिए सिर्फ नहीं कि थोड़े बहुत फर्क से हिंदू मुसलमान दोनों इसे बोलते थे, बल्कि इसलिए भी कि ये इसके पहले जितना भी इसका साहित्य था लोक भाषाओं में रचा हुआ था। खड़ी बोली के रूप में हिंदी के विकास में एक सुविधा ये थी कि इसके सिर किसी भी दूसरी भाषा के शोषण का इतिहास नहीं था। बांग्ला के सिर भी था उड़िया के शोषण का इतिहास। तमिल के सिर था कन्नड़, मलयालम और तेलुगु के शोषण का इतिहास। पंजाबी के सिर था उसका हरियाणवी, राजस्थानी, सिंधी आदि के परवर्चस्व का एक हल्का सा भार। हिंदी खासकर खड़ी बोली के रूप में और उर्दू भी तंबुओं में जन्मी थी। 1857 के बाद खड़ी बोली
तो पहले से थी उस इलाके में, लेकिन साहित्यिक भाषा के रूप में जो हिंदी की परंपरा थी, उसकी मातृभाषाएं जो थी, हमारे यहाँ भारत में मल्टीपल मदरिंग, एक साथ कई माएँ होती हैं जिनके आंचल में हम पलते हैं। तो हिंदी एक आधुनिकता के गर्भ से जन्मी ऐसी संतान थी जिसको ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, छत्तीसगढ़ी और इस तरह की तमाम भाषाओं ने, लोक भाषाओं ने मिलकर पाला था। और ये सबके आंचल में खेलती हुई बड़ी हुई थी। और अब साहित्यिक भाषा के रूप में इसका चयन होना था, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन के जो लोग थे उन्हें एक सूत्रधार भाषा तो चाहिए ही थी ना, जो सब लोग समझ सकें। अंग्रेज़ों की भाषा भी हो सकती थी वो सूत्रधार भाषा, लेकिन आप जिससे प्रतिरोध करने चले हैं, जिसका, उससे उसी की भाषा में प्रतिरोध कैसे करेंगे? बाकी ऐसी कौन सी भाषा थी जो आसानी से चारों दिशाओं में लोग समझ सकते थे? इसीलिए इस नई भाषा को, जो आधुनिकता के गर्भ से जन्मी थी, ये मौका मिला और इसने सब खुली बाहों और खुले मन से अपनी सबको जोड़े रखने का पूरा यत्न किया। न सिर्फ अपनी मातामही और पितामही लोक भाषाओं को सिर पे बिठाया, बल्कि जितनी भगिनी भाषाएं थीं उनके भी घर आई गई, उनसे बोली बतियाई, और जितनी भी आधुनिकता के प्रमेय होते हैं उन सब के साथ, उन सब पर खरी उतरती हुई आज तक ये आगे बढ़ी चली जा रही है। बाजार की भाषा के रूप में, मनोरंजन की भाषा के रूप में, सिनेमा की भाषा के रूप में इसका यथेष्ट विकास हुआ है, और रोजगार की भाषा भी हिंदी बन गई है। सभी जो वरीय भाषाएं हैं, इनकी बड़ी बहनें हैं, इन्हें चाहिए कि इस नई आधुनिक भाषा के जो भी प्रयास हैं वो उनको बड़ी बहन के ग्रेस से, उसकी गरिमा से स्वीकार करें। और आरोपित करना किसी पर कुछ इसको नहीं आता। अगर इसके जितने रजिस्टर हैं ना, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, उसमें सब तरह की भाषा, जितने भी तरह के शब्द हैं, संस्कृत के, अपने, अरबी फारसी के, देशज बोलियों के, सबको उसने एक चटाई पर बिठा रखा है। जनतंत्र इसके स्वभाव में है। इसीलिए ये खुले मन और खुली बाहों वाली भाषा है। इस भाषा की तरफ से मैं आप सबको हिंदी दिवस की बधाई देती हूँ। नमस्कार, आदरणीय कुलपति महोदया को सादर प्रणाम, और हिंदी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को मेरा हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर हर एक साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक विशेष दिन है हिंदी भाषियों के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि भारत की बहुभाषी परंपरा और भाषाई सहअस्तित्व का भी यह एक उत्सव है। हिंदी दिवस हमें यह स्मरण करवाता है कि हिंदी का विकास अन्य भारतीय भाषाओं से अलग थलग नहीं था, बल्कि उनके निरंतर संपर्क और आदान प्रदान के बीच में हुआ था। हिंदी का उद्भव संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की समृद्ध परंपरा से हुई। यह आर्य भाषाओं की श्रेणी में होने के बावजूद द्राविड़, तिब्बती बर्मन और मुगलकालीन फारसी तुर्की प्रभाव से भी समृद्ध हुई। बंगाली, मराठी, गुजराती, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, पंजाबी जैसी भाषाओं के साथ इसका गहरा रिश्ता रहा। साहित्यिक आदान प्रदान
लोकगीतों, कहावतों और साझा सांस्कृतिक अनुभवों ने हिंदी को एक अखिल भारतीय रंग दिया। आज हम लोग बंगाल का बंगाल प्रदेश के हिंदी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर हिंदी दिवस को मना रहे हैं। तो इस अवसर में विशेष रूप से हिंदी और बांग्ला के बीच संबंध को उजागर करना जरूरी है। 19वीं सदी में बंगाल पुनर्जागरण के समय हिंदी साहित्य ने बंगाल से प्रेरणा ली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर प्रेमचंद तक ने बांग्ला उपन्यास और सामाजिक यथार्थ से शिक्षा पाई। दूसरी ओर बंगाली लेखकों ने भी हिंदी के माध्यम से अपने विचारों को उत्तर भारत के बड़े पाठकों तक अपने आप को पहुंचाया। यद्यपि 20वीं-21वीं सदी में हिंदी बंगाल विवाद देखा जा रहा है, विशेष करके सरकारी भाषा के संदर्भ में सामने आया है, परंतु यह बहस अधिकतर प्रशासनिक थी, सांस्कृतिक नहीं। आज दोनों भाषाएं साहित्य, फिल्म, संगीत और मीडिया के जरिए एक दूसरे को निरंतर समृद्ध कर रहा है। भारत का भाषाई परिदृश्य विविधता से भरा हुआ है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी दिवस के उद्देश्य किसी एक भाषा को दूसरे पर थोपना नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान और संवाद की भावना को उत्साहित करना है। हिंदी की लोकप्रियता तभी सार्थक है जब वह अन्य भाषाओं के साथ सहयोगी भूमिका निभाएगी। धन्यवाद। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का को मूल, अर्थात अपनी मातृभाषा का विकास ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल आधार है। नमस्कार। आदरणीय कुलपति महोदया नंदिनी साहू मैडम को मेरा सादर प्रणाम। हिंदी एवं अनुवाद विभाग की समन्वयक पारोमिता दास मैडम को मेरा सादर प्रणाम। सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकगणों को मेरा सादर नमन। आज हम सब 14 सितंबर के इस ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जब संपूर्ण राष्ट्र हिंदी दिवस के रूप में अपनी मातृभाषा का गौरवगान करता है। यह दिन केवल एक स्मरण मात्र नहीं, बल्कि आत्मगौरव और सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक है। सन 1949 में भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। यह निर्णय केवल भाषा की औपचारिक स्वीकृति नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, संस्कृति और आत्मा को एक स्वर देने का संकल्प था। हिंदी वह भाषा है जो गंगा जमुनी संस्कृति की गहरी धारा से जन्मी है। इसमें संस्कृत की गंभीरता है, उर्दू की नज़ाकत है, क्षेत्रीय भाषाओं की मिठास है और लोक जीवन की सहजता है। यही कारण है कि हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की एक सशक्त और समृद्ध भाषा के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। किंतु आज हमें यह चिंतन भी करना चाहिए कि क्या हम सचमुच हिंदी को वह सम्मान दे रहे हैं जिसकी वह अधिकारिणी है। विडंबना यह है कि कभी कभी हम अपनी ही मातृभाषा को पिछड़ा समझने की भूल कर बैठते हैं, परंतु जो राष्ट्र अपनी भाषा की अवहेलना करता है वह अपनी संस्कृति और पहचान से भी दूर हो जाता है। जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने अपनी मातृभाषा को ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रशासन का आधार बनाया और विश्व मंच पर अपना परचम लहराया। हमें भी हिंदी के साथ ऐसा ही आत्मगौरव अपनाना होगा। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, यह हमारे संस्कारों की धरोहर है, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है और हमारी राष्ट्रीय एकता की सशक्त कड़ी है। यह भाषा जोड़ती है, समाती है और हमें अपनी जड़ों से जोड़कर वैश्विक मंच पर खड़ा करती है। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी को केवल बोलने तक सीमित न रखें। हमें इसे अपने शोध पत्रों, साहित्यिक रचनाओं, तकनीकी कार्यों और सामाजिक जीवन में समान रूप से स्थान देना होगा। जब हम गर्वपूर्वक हिंदी बोलेंगे, लिखेंगे और सोचेंगे, तभी यह भाषा
नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। हिंदी केवल शब्दों का समूह नहीं, यह हमारी आत्मा की वाणी है। इसकी रक्षा और संवर्धन करना हम सबका कर्तव्य ही नहीं अपितु राष्ट्रीय धर्म है। हिंदी क्या है, इसे सुनिएगा आप लोग। सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी, है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी, है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी, मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी, मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी, भवन भाषा का जिस पर वो दृढ़ आधार है हिंदी, भवन भाषा का है जिस पर वो दृढ़ आधार है हिंदी। और कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रसखान है हिंदी, कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रसखान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी, प्रगति पथ का प्रथम सोपान है उत्थान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार। उपस्थित आदरणीय हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति नंदिनी साहू मैम और हमारे सभी शिक्षकों को सादर प्रणाम। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं डॉक्टर गुड्डी कुमारी आज हिंदी के बढ़ते हुए दायरे और विश्व भर में अपनी पहचान बनाने पर दो शब्द कहना चाहूँगी और इसे मैंने एक शीर्षक के तहत रखा है, गांव से गूगल तक। हिंदी दिवस केवल एक भाषा का उत्सव नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र के उस अदृश्य स्तंभ को याद करने का अवसर है जिस पर हमारी संवाद व्यवस्था टिकी हुई है। लोकतंत्र का असली अर्थ है सहभागिता, और सहभागिता तभी संभव है जब संवाद की भाषा सबकी समझ में आए। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी ने यह भूमिका निभाई है, सिर्फ बोलचाल की नहीं बल्कि विचार विमर्श की भाषा बनकर। संविधान सभा की बहसों से लेकर आज के सोशल मीडिया अभियान तक हिंदी वह माध्यम रही जिसने सत्ता और जनता के बीच पुल का काम किया। हिंदी ने कई संघर्ष झेले, फिर भी यह भाषा टूटी नहीं बल्कि और लचीली होकर नई तकनीक हर नए मंच पर जगह बनाई। हिंदी का भूगोल बदल रहा है। कभी इसे गांव की भाषा कहा जाता था, हल और मिट्टी की हांडी में पकी हुई, लोकगीतों और कहावतों में गूंजती हुई। लेकिन अब वही हिंदी गूगल के सर्च बॉक्स में, यूट्यूब के ट्रेंडिंग वीडियो में और इंस्टाग्राम की रीलों में नजर आती है। गांव के चौपाल से निकली भाषा आज वैश्विक डिजिटल मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। 21वीं सदी में डिजिटल तकनीक ने हिंदी को नया जीवन दिया है। इंटरनेट पर हिंदी के कंटेंट का हम भंडार देखते हैं। गूगल के आंकड़े बताते हैं कि भारत में इंटरनेट पर होने वाली खोजों का बड़ा हिस्सा अब हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में है। यहाँ तक कि गूगल ने हिंदी वॉइस सर्च और हिंदी फ्रेंडली कीबोर्ड पर खास निवेश किया है। इसका अर्थ स्पष्ट है, हिंदी अब सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं बल्कि डिजिटल बाजार का सबसे बड़ा ग्राहक बन चुकी है। कॉमेडी में है, रीलों में है, पॉडकास्ट में है। यूट्यूब पर हिंदी पॉडकास्ट आप लोग देख सकते हैं कि तेजी से वायरल हो रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं। गांव के किस्से, लोक कथाएं, इतिहास और यहाँ तक कि अपराध कथाएं सब कुछ हिंदी में सुनाया जा रहा है। यह नई पीढ़ी के लिए वही भूमिका निभा रहा है जो कभी दादा दादी नानी की कहानियां निभाती थी। हिंदी का नया भूगोल सिर्फ सांस्कृतिक नहीं आर्थिक भी है। विज्ञापन कंपनियां अब समझ चुकी हैं कि उत्पाद बेचने के लिए उन्हें हिंदी में संवाद करना होगा। पहले केवल टीवी विज्ञापन हिंदी में होते थे, अब गूगल एड्स, यूट्यूब, प्रीलोड वीडियो, इंस्टाग्राम कैंपेन देसी आदि हिंदी में बनाए जाते हैं।
हिंदी में डिजिटल कंटेंट की बढ़ती खपत ने एक नया क्रिएटर इकोनॉमी बना दिया है। लाखों कंटेंट हिंदी में वीडियो बनाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इससे न केवल हिंदी को प्रतिष्ठा मिल रही है, बल्कि यह भाषा युवाओं के लिए करियर का जरिया भी बन रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी क्रांति ला रही है। यूपीएससी से लेकर एसएससी तक की कोचिंग अब मुफ्त में या बहुत कम लागत में उपलब्ध है। यह उस वर्ग के लिए लोकतांत्रिक अवसर है जो महंगे कोचिंग सेंटर का खर्च नहीं उठा सकता। हिंदी का यह नया भूगोल भारत तक सीमित नहीं, दुबई में काम करने वाला मजदूर भी हिंदी में अपने गांव पर बात करता है और न्यूयॉर्क का छात्र हिंदी में पॉडकास्ट आदि सुनता है। हिंदी अब प्रवासी भारतीयों के लिए भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम बन रही है। यूनाइटेड नेशंस में हिंदी की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने की मुहिम चल रही है। तकनीक के सहारे यह सपना अब पहले से कहीं अधिक संभव लग रहा है। गांव से गूगल तक की यह यात्रा हिंदी को एक नई शक्ति दे रही है। यह भाषा अब केवल चौपाल की नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स और डिजिटल राजनीति की भी भाषा है। सोशल मीडिया ने हिंदी को अप्रत्याशित ताकत दी है। ट्विटर पर जब बॉयकॉट या सपोर्ट जैसे हैशटैग हिंदी में ट्रेंड करते हैं, तो यह केवल ऑनलाइन शोर नहीं, बल्कि वास्तविक जनमत का संकेत बन जाते हैं। डिजिटल युग की सबसे बड़ी क्रांति है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल वॉइस सर्च में अब हिंदी सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में है। पहले कंप्यूटर और इंटरनेट अंग्रेजी जानने वालों की दुनिया थी। अब कोई किसान वॉइस सर्च से आज का मौसम पूछ सकता है कि उसे हिंदी में जवाब भी मिलता है। यह केवल सुविधा नहीं, लोकतंत्र में बराबरी का एहसास है। लेकिन इस चमक के पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं। शुद्धता की मांग और बाजार की मांग के बीच हिंदी को संतुलन साधना होगा। दूसरी चुनौती है गुणवत्ता। हिंदी का भविष्य किताबों की अलमारियों में नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर तय हो रहा है। यह वह दौर है जब लोकतंत्र केवल संसद और चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि ट्विटर, यूट्यूब, लाइव स्ट्रीम, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि तक फैल चुका है। और इस पूरे डिजिटल संवाद में हिंदी की हिस्सेदारी सबसे तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया ने हिंदी को केवल एक भाषा नहीं, बल्कि एक आंदोलन बना दिया। डिजिटल युग के लिए अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं। हिंदी दिवस पर हमें यह समझना होगा कि हिंदी का यह नया भूगोल केवल उत्सव का विषय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का विषय है। हमें ऐसी हिंदी गढ़नी होगी जो गांव की आत्मा को बचाए और गूगल की तकनीक को अपनाए। ऐसी हिंदी को जोड़ सके, कमाए और सृजन कर सके। हिंदी अब अपने सबसे रोमांचक दौर में है। यह दौर न केवल भाषा को बदल रहा है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक यात्रा का नया नक्शा भी खींच रहा है। गांव से गूगल तक हिंदी का यह सफर हमें याद दिलाता है कि भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज की धड़कन भी है। धन्यवाद। स्टार्ट। आदरणीय कुलपति महोदया, उपस्थित शिक्षक वृंद, विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारीगण एवं शिक्षेतर कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। उपस्थित छात्र छात्राओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन 14 सितंबर हिंदी दिवस है। इस शुभ अवसर पर मैं इस सभागार में उपस्थित समस्त लोगों को मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी के समस्त विद्यार्थी इस दिवस के महत्व को समझते हैं, लेकिन इस दिवस का उद्देश्य हिंदी को हिंदी वालों तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि ये दिवस इसलिए मनाया जाना चाहिए कि गैर हिंदी भाषाभाषी लोग भी हिंदी के प्रति आकर्षित हो, हिंदी सीखने, जानने, बोलने और लिखाने के प्रति जागरूक और लिखने के प्रति जागरूक हो। हिंदी का प्रचार प्रसार सिर्फ सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि हिंदी जानने वालों समस्त लोगों के प्रयासों से संभव होगा। हिंदी को किसी भी भाषा से विरोध नहीं है, बल्कि भारत की समस्त भाषाएं हिंदी को अपनी मजबूती प्रदान करती है। हिंदी का भारतीय भाषाओं तथा भाषाओं के साथ बहनापा संबंध है। हिंदी सेतु का काम करती है, हिंदी जोड़ने का काम करती है, हिंदी कभी तोड़ने का काम नहीं करती है। आज तकनीक के युग में हिंदी भारत तथा विश्व स्तर पर दिन दुनी और रात चौगुनी
अपनी तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ती चली जा रही है। कुछ राजनीतिक विरोधों को नज़रअंदाज करते हुए हम यह कह सकते हैं कि हिंदी भाषा को दुनिया की किसी भाषा से खतरा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करनी चाहिए और भारत के अन्य भाषाओं के साथ विदेशी भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन हिंदी को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने पिता को संबोधित करें अंग्रेजी में फादर से, आप अपने पिता को संबोधित करें अंग्रेजी में फादर से, लेकिन हिंदी में पिता को पिताजी कहें बड़े आदर से। आप अपने माता को संबोधित करें अंग्रेजी में मदर से, लेकिन हिंदी में माता को माता जी कहें बड़े आदर से। इतना ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। कुलपति महोदय प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम एवं सभी शिक्षकों को सादर नमन। उपस्थित छात्रों को अभिनंदन। मैं डॉक्टर सौमिता मित्रो आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 2-4 बातें साझा करना चाहती हूँ। हिंदी दिवस का ऐतिहासिक महत्व हमारे देश के संविधान और आज़ादी के बाद की भाषा नीति से जुड़ा हुआ है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब एक बड़ा सवाल ये था कि देश की राजभाषा कौन सी होगी। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, इसीलिए एक फैसला आसान नहीं था। संविधान निर्माताओं ने इस विषय पर लंबी चर्चा की। हिंदी इस समय देश की एक बहुत बड़ी आबादी द्वारा बोली और समझी जाती है। इसी कारण संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। यह निर्णय सिर्फ एक भाषा को चुनने का नहीं था, बल्कि ये भारतीयता, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करने का प्रतीक भी था। इस ऐतिहासिक फैसले की स्थिति में इस दिन का उद्देश्य सिर्फ हिंदी को याद करना नहीं है, बल्कि ये दिन हमें ये सोचने का अवसर देता है कि हम अपनी भाषा के प्रति कितने जागरूक और जिम्मेदार हैं। ये दिन हमें अपनी संस्कृति, साहित्य और जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हिंदी दिवस का ऐतिहासिक महत्व केवल एक भाषा के चयन में नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक एकता और भारतीय अस्मिता को सशक्त करने में भी है। धन्यवाद। आदरणीय कुलपति महोदया और हमारे शिक्षक शिक्षिका, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं 14 सितंबर 1949 के संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तभी से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमें अपनी भाषा के महत्व का एहसास कराने का अवसर है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, ये हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान का दर्पण है। ये हमें एक सूत्र में बांधती है और भारत की विविधता में एकता को मजबूत करती है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सरल है, सहज है और जनमानस की बोली है। हिंदी का इतिहास बहुत समृद्ध है। ये संस्कृत, प्राकृत और उपभ्रंश की परंपरा से विकसित होकर जन जन की भाषा बनी। तुलसीदास, कबीर, सूरदास, रहीम, मीराबाई जैसे संत कवियों ने हिंदी को जनभाषा बनाकर समाज में शक्ति, नैतिकता और मानवता का संदेश फैलाया। बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, निराला, दिनकर जैसे साहित्यकारों ने हिंदी को आधुनिक रूप दिया। भारत एक विविधताओं का देश है। यह अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां हैं। ऐसे में हिंदी ने एक संपर्क भाषा का कार्य किया।
उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक यात्रा करने पर हमें हिंदी ये धागा लगती है जो भारत को एक सूत्र में बांधता है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हिंदी ही वो भाषा है जो पूरे भारत को जोड़ सकती है। हिंदी दिवस हमें ये सोचने का अवसर देता है कि हम हिंदी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में हिंदी ने भारत की विविधता में एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भाषा विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोगों को जोड़ने का काम करती है, जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। हिंदी ने सरकारी नीतियाँ, राजनीतिक विमर्श और सामाजिक आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। हिंदी के माध्यम से ही हमारे देश के नीति निर्माता और जननेता जनमानस से जुड़ते हैं और ये भाषा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में संवाद को सुगम बनाती है। आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। माननीय उपस्थित जन सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि वह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और तभी से वह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हम राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से हिंदी दिवस को देखें तो वह स्पष्ट होता है कि भाषा और राजनीति का गहरा संबंध है। राजनीति केवल सत्ता या शासन की बात नहीं करती, बल्कि वह समाज में संवाद, भागीदारी और लोकतंत्र की नींव रखती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाषा संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी वह धागा है जो विविधता को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि राष्ट्र निर्माण केवल राजनीतिक संस्थाओं से नहीं होता, बल्कि साझा संस्कृति और संचार के साधनों से भी होता है। इस दृष्टि से हिंदी राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त आधार है। साथ ही हमें वह भी समझना होगा कि भाषा का प्रश्न राजनीति में कभी-कभी विवाद का कारण भी बन जाता है। कुछ क्षेत्रों में हिंदी थोपने की आशंका व्यक्त किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान का वही पाठ है कि भाषा का प्रचार जबरदस्ती नहीं, बल्कि संवाद और सहमति के माध्यम से होना चाहिए। हिंदी का विकास तभी होगा जब हम इसे सबकी भाषा बनाएं, न कि केवल एक क्षेत्र का या वर्ग की। हिंदी दिवस का असली महत्व तभी है जब हम हिंदी को आधुनिक विज्ञान, तकनीक, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संवाद की भाषा बना सके। इससे न केवल लोकतंत्र मजबूत होगा, बल्कि भारतीयता की पहचान भी सशक्त होगी। अंत में आइए इस हिंदी दिवस पर हम संकल्प लें कि हिंदी को केवल उत्सव का विषय ना मानकर इसे ज्ञान, विज्ञान और राजनीति के हर क्षेत्र में प्रयोग करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे संविधान निर्माताओं को और यही हमारी संस्कृति की रक्षा का मार्ग है। धन्यवाद। हिंदी दिवस पालन करने के लिए सबसे पहले धन्यवाद हिंदी विश्वविद्यालय का माननीय कुलपति महोदय को। सामने बैठा सब टीचर को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम मिथुन मजुमदार, हिंदी विश्वविद्यालय का राष्ट्रविज्ञान विभाग का टीचर हूँ। मेरा तरफ से विश्व का हर कोने में हिंदी भाषी को हिंदी दिवस का शुभकामना है। 14 सितंबर 1949 में संवैधानिक सभा में हिंदी भाषा को कार्यालय का भाषा माना जाता है। बाद में हमारा देश में वो भाषाभाषी का हमारा जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ वो भाषाभाषी का तरफ में ही हुआ। हिंदी भाषा एक भाषा नहीं है। हिंदी भाषा हमारा एक ऐतिह्य है, एक परंपरा है और हिंदी भाषा का एक परंपरा हमारा देश में पालन करना जरूरी है। बंगाल में इतना सारी यूनिवर्सिटी है और 32 यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लैंग्वेज स्टडी कर रहा है, लेकिन हिंदी दिवस पालन नहीं कर रहा है। तो
बंगाल में फर्स्ट यूनिवर्सिटी वो हिंदी दिवस पालन कर रहा है। एक महत्वपूर्ण मुहूर्त है हमारा, और हमारा टीचर और हमारा जो कुलपति महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं इसके लिए। और हमारा देश का जो भाषा विविध मजे हमारा जो बहुभाषाभाषी देश है, इसके लिए हिंदी भाषा को और पहले का एक भाषा है जो भारत का बाहर में बहुत सारी देश में बहुत लोगों में वो हिंदी भाषा को अपना भाषा समझता है। सो वी आर प्राउड ऑफ दिस मोमेंट। So we have a lot of diversity, we have a lot of cultural diversity, we have a lot of language diversity, but we have a unity. We are Indian. So we have to dream in a Vikshit Bharat. We have to integrate all languages and we are living all together. So and धन्यवाद, जय हिंद। क्या बताऊं खाला, कर्ज बहुत बढ़ चुका है और हमारी फसल में कुछ खास हो नहीं रही। इस कारण मैं थोड़ा मायूस हूँ। करीबन पानी लाना एक गिलास जगह। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हो? मैं तो थक चुकी हूँ इनकी सेवा करते करते, और ये है कि अपनी मिल्कियत हमारे नाम करने का नाम ही नहीं लेती। और क्या ही कर सकते? ऐसे करीबन बात तो सही कह रही है। इस खाला को कुछ तो करना पड़ेगा। पर क्या करूँ? खाला, कैसी हो? खाना खा ली? अच्छी हो बेटा। और बताओ। देखो ना खाला, ये गांव की दस्तावेज है खाला, इसमें आपका ठप्पा चाहिए खाला, थोड़ा कर दोगी? दो खाला। दो खाला। किसी भी चीज़ की दिक्कत हो करीबन को बुला लेना, ठीक है? ठीक है खाला, मैं चलता हूँ। तो भूख से मरी जा रही थी, जो हमसे नजरें बचा के दावत उड़ाई जा रही है। तुम वहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ क्यों नहीं आते? अरे क्या हो गया? पूछो अपनी खालाजान से क्या हुआ। देख रहा है मेरी बेगम को किस तरह बात कर रही है मुझसे। ठीक ही तो कह रही है खाला, आपकी सेहत इतनी जायज़ नहीं कि आप दिन में 2 वक्त की रोटी खा सके। 2 वक्त की रोटी? अरे 2 वक्त की रोटी तो मुझे तब नसीब हुआ करती थी जब तक मैंने अपनी मिल्कियत तुम दोनों के नाम दे दी। लेकिन अब मेरी मिल्कियत अपने नाम करा के तुम दोनों ने मुझे दाने दाने को मोहताज बना दिया। दाने दाने को मोहताज? तुम मर क्यों नहीं जाती बुढ़िया? जोक की तरह चिपकी क्यों है? मर के नहीं जाती तो लौटा दे मेरे खेत और निकल जा मेरे घर से। क्या खेत? पैसे? अरे जितने पैसे तेरे पेट में झोंक दिए उतने में तो पूरा गांव बसा लेते, और तू खेत और मिल्कियत की बात करती है? या अल्लाह, या मेरे मौला, अब तू ही बता मैं क्या करूं।
क्या चाहिए? जो मिलता है वही खाना। इसलिए तो कहती हूँ तुम्हारे साथ अब मेरा निर्वाह ना हो सके। मैं पंचायत बुलाऊंगी। हाँ हाँ जरूर पंचायत बुलाओ। वैसे भी मैं तंग आ चुका हूँ रात दिन की किटपिट से। मैं भी देखता हूँ पंच में मेरा विरोध कौन करता है। अरे ओ बेटा अलगू। खाला आओ आओ बैठो बैठो। ये लो पानी पी। धन्यवाद बेटा। मैंने पंचायत बुलाई है, तुम भी दम भर के लिए चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी खाला? वहाँ के गांव के और लोग तो आएंगे। बेटा मैं अपनी वेदना सबके सामने रो कर रखी। किसी ने ऊपरी मन से बात डाल दी और किसी ने इस जमाने को गाली दी और कहा रूखा सूखा खाओ और अल्लाह को याद। अच्छा और क्या हुआ खाला? अनुभव बेटा, किसी ने तो हंसी हंसी में बात डाल दी और कुछ ऐसे ही लोग थे जिन्होंने इस दुनिया की वेदना को सुना। देखो खाला मैं आनंद को आ जाऊँ, लेकिन तुम जानती हो कि जुम्मन के साथ मेरी कितनी गाड़ी में थी। मैं उसका बिगाड़ ना कर पाऊँ। क्या बेटा बिगाड़ के डर से बीमार की बात भी ना कहोगे? ओहो खाला तुम मेरी मजबूरी ही नहीं समझती। बेटा मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है तब भी आने को आ जाना। खाला आज की पंच की बैठक खाला ने बुलाई। आज मैं उस पद पे खड़ा हूँ जहाँ जुम्मन खाला दोनों मेरे लिए एक समान है। आज कोई भी मित्रता की बात नहीं है। आज की फैसला जो भी होगी वो पंच दोनों पक्षों की बात को सुनकर खाला आप पंचों के समक्ष अपनी बात करें। आप लोग तो जानते ही हैं कि 3 साल हो गए मैंने अपनी मिल्कियत अपने भांजे जुम्मन के नाम पर। उसने मुझे 2 वक्त की रोटी और
तन ढकने को कपड़ा कबूल किया। लेकिन इन कुछ वर्षों में ना वो मुझे 2 वक्त की रोटी देता है और ना ही ढक से तन ढकने को कपड़ा। तो आप ही जो राह दिखाएंगे मैं उसी राह पर चलूं। पंचों का हुक्म सर माथे चढ़ाऊंगी। जुम्मन, तुम कुछ कहना चाहते हो? ये झूठ कह रही है। खुदा गवाह है, मैंने अपनी खाला जान को माँ के समान इज्जत दी, उसे कभी किसी चीज की तकलीफ ना होने दी है। ठीक है, पंचों ने दोनों पक्षों की बातों को सुना। अब विचार का पंच आपस में विचार करने के उपरांत अपना फैसला सुनाएगा। दोनों पक्षों की बातें सुनने के उपरांत पंचों ने निर्णय लिया है कि जुम्मन, तुम्हें खाला को मासिक खर्च देना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। क्यों जुम्मन, तुम्हें पंचों के फैसले से कोई एतराज तो नहीं? चलो, इसी फैसले के साथ आज का यह पंच बैठक यही समाप्त होता है। मैं पंच चुनने का अधिकार साहू को देता हूँ, वो चाहे जिसे अपना पंच चुने। मैं जुम्मन टेक को पंच चुनता हूँ। नहीं, मुझसे इससे कोई ऐतराज नहीं। धन्यवाद। पंचायत शुरू की जाए। पंच सभी पंचों को मेरा प्रणाम। साहू ने मुझसे 2 हस्त बैल लिए, जिसका उन्होंने दाम भी नहीं दिया। आज जब बैल मर गई है, इसका दोष मुझ पर दिया जाता है और कहा जाता है कि मैंने उसे एक बीमार बैल दिया। क्यों समझो साहू, चौधरी सही कह रहा है? हाँ, मैंने इसे बैल लिया था किंतु वो कुछ ही दिनों में मर गया। क्यों, किस कारण बैल की मृत्यु हुई? उसने मेरी साथ बेईमानी की, उसने मुर्दा बैल मेरे गले बांध दिया था। चौधरी, क्या समझो साहू सही कह रहे नहीं, हैं? मैंने जब इसे दिया बैल तब वो हस्त पुष्ट थी। उसने दाने पाने का इंतजाम नहीं किया होगा, जिस कारण बैल की मृत्यु हो गई। ठीक है, पंच तुम दोनों के मतों को ध्यान में रखकर अपना फैसला सुनाइए। तो दोनों पक्षों की बात सुनने के उपरांत पंचों ने यह फैसला किया है कि जिस वक्त समझू ने चौधरी से बैल लिया था, उस वक्त वो बैल की सेहत बिल्कुल हष्ट पुष्ट थी। उस बैल को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल और केवल इस कारण हुई है कि उसे काम अधिक कराया गया है और उसके दाने पानी का ध्यान भी ठीक से रखा नहीं गया है। इसलिए समझू साहू के लिए उचित यह है कि वो चौधरी का बैल का पूरा दाम दे, वरना उस पर पंच की जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लू चौधरी और जुम्मन शेख में कुछ मतभेद हो चुके, मगर पंचों के फैसलों के बाद उनके मतभेद समाप्त हो गए, क्योंकि पंच के पद पर जब कोई आसीन होता है तो परमेश्वर के समान हो जाता है, जो कि सत्य का पक्ष हमारे समक्ष उपस्थित करता है। सभी को नमस्कार।
हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं को मैं बधाई देती हूँ। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस न केवल एक स्मृति दिवस है, परंतु भारतीय भाषाई राजनीति को विमर्श का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। साथ ही ये 1939 में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषाओं में से एक भाषा के रूप में अपनाए जाने का प्रावधान भी है। पश्चिम बंगाल में जहाँ बांग्ला भाषा ऐतिहासिक रूप से पहचान एवं साहित्यिक गरिमा का एक सशक्त चिन्ह रहा है, हिंदी दिवस का आयोजन कई सूक्ष्म अर्थ ग्रहण किए हुए हैं। हिंदी का ऐतिहासिक उद्भव, विकास और प्रभाव भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक यात्रा से गहराई से जुड़ा हुआ है। खड़ी बोली से निकली और संस्कृत, फारसी, अरबी, उर्दू एवं क्षेत्रीय बोलियों के संपर्क से समृद्ध बनी हिंदी वार्ता, आत्मसात और जनसंचार की भाषा बनी है। मुद्रण, संस्कृति, पत्रकारिता, सिनेमा और शिक्षा में इसके प्रयोग ने इसके प्रचार प्रसार और प्रभाव को और भी व्यापक किया है। बंगाल में जहाँ हिंदी का प्रसार प्राय लोकप्रिय संस्कृति, विशेषकर बॉलीवुड सिनेमा के माध्यम से हुआ है, वहीं शैक्षणिक संस्थाओं ने इसके अध्ययन के लिए संरचित मंच प्रदान किए हैं। हिंदी की गतिशील उपस्थिति को भारतीय भाषाओं के संवादात्मक प्रवाह का अन्यतम भाग्य हो सकता है और है जो परस्पर आदान प्रदान और अनुकूल स्थिति में भी फलती फूलती रही है। अंग्रेजी अपने औपनिवेशिक मूल के बावजूद वैश्विक संपर्क की भाषा बनी है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, प्रौद्योगिकी तथा अवसरों तक पहुंच प्रदान करती है। इसी प्रकार क्षेत्रीय भाषाएं जैसे कि बांग्ला, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु, असमिया, ये सब गहन साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर भी रह चुकी हैं। हिंदी को उन्नत करना उनको कम करना नहीं है, बल्कि ये भाषाई परंपराओं का पूरकता को स्वीकार करना है। भाषाएं बहनों की तरह है, साझा इतिहास और नियति से बंधी हुई है और उनका ये अस्तित्व भारत की सांस्कृतिक संरचना को विपन्न नहीं बल्कि संपन्न करना है। हिंदी को जीवंतता और ऐतिहासिक कोश देने के लिए शास्त्रीय और आधुनिक दोनों साहित्य की जरूरत है, जिनमें न केवल भारतीय संवेदनशीलता को रचा है बल्कि वैश्विक साहित्यिक धाराओं को भी प्रभावित करता है। मध्यकालीन भक्त कवि कबीर, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई ने भक्ति आंदोलनकारों के स्वर दिया जो भाषाई सीमाओं से परे हैं और आज भी बंगला की बाउल परंपरा और लोक साहित्य परंपरा और दक्षिण भारतीय के भक्ति काव्य में हिंदी गुजरता है और गूंजता है। आधुनिक काल में प्रेमचंद जैसे लेखकों ने यथार्थवादी कथा साहित्य की नई परिभाषा दी और बंगला, मराठी तथा उर्दू साहित्यकारों को प्रेरित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जैसे कवियों के अस्तित्ववादी संकट और आधुनिकवादी शिल्प ने विश्व साहित्य में भी प्रतिध्वनियां उत्पन्न की है। समकालीन हिंदी साहित्य में लेखकों जैसे निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, उदय प्रकाश और अनामिका, इन लोगों ने हिंदी को पहचान और वैश्विक आधुनिकता के प्रश्न से गहराई से जोड़ा है। हिंदी दिवस का आयोजन विशेष रूप से पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां भाषाई
स्वत्व संबल है। टकराव के बजाय संवाद का आमंत्रण समझना चाहिए। इसका प्रचार भाषाई वर्चस्व की आशंकाएं नहीं, बल्कि भारत की बहुभाषी परंपरा की मान्यता को प्रोत्साहित करने वाला है। हिंदी और उसके लेखकों की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए और अन्य सभी भाषाओं की गरिमा को समान रूप से मान्यता देते हुए हम ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहां भाषाई विविधता कोई बाधा नहीं, बल्कि रचनात्मकता, सहनशीलता और सामूहिक पहचान का स्रोत है। पुनश्च मैं सबको हिंदी दिवस की बधाई देती हूँ। कुमारी त्रिपाठी आज हिंदी विश्वविद्यालय के सभागार में समादरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नंदिनी साहू मैम की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय पर्व हिंदी दिवस बड़े ही उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस भाषाई सांस्कृतिक पर्व की संपन्नता में समग्र विश्वविद्यालय परिवार एवं अतिथियों का योगदान रहा। इस पर्व की संपन्नता एवं सफलता के मूल में कुलपति महोदया के मार्ग निर्देशन, सक्रियता एवं सहभागिता की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर श्रद्धेय महोदया ने हिंदी भाषा, उसके साहित्य और उसकी लिपि देवनागरी के प्रति स्वयं और हिंदी भाषा भाषी होने पर भी अपनी पक्षधरता, आदर और प्रेम का जो भाव विचार व्यक्त किया है वह सर्वथा अभिनंदनीय एवं अनुकरणीय है। वस्तुतः कुलपति महोदया भारतीय भाषाई एकता, संस्कृति एवं भाषा संबंधी पारस्परिक विनिमयता एवं का तथा समृद्धि का प्रबल समर्थक और आग्रही हैं। उनका दृढ़ विचार है कि भारत की समस्त भाषाएं परस्पर प्रतिद्वंदी न होकर एक दूसरे की पूरक है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रंगमंच पर विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता, काव्य आवृत्ति, नाटक, गीत संगीत आदि प्रस्तुत किए गए, जो बड़े ही आकर्षक, रोचक, मधुर एवं आनंददायक रहे। अब मैं प्रथम विश्वविद्यालय के कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू मैम जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका। आपकी प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता से विश्वविद्यालय की न केवल मान प्रतिष्ठा बढ़ी है, बल्कि विद्यार्थी समाज और शैक्षिक जगत के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। मुझे आशा और विश्वास है कि आपके प्रशासन एवं निर्देशन में विश्वविद्यालय का सर्वांगीण विकास का परिचय एवं दृष्टांत बनेगा। आपका व्यक्तित्व, भाव विचार, कर्मठता एवं कर्तव्यपरायणता सर्वथा प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। आज मुझे आपको अशेष साधुवाद की प्रस्तुति अभिव्यक्ति करते हुए अतीव आनंद एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। साथ ही आयोजन की मुख्य अर्थात प्रधान वक्ता अनामिका मैम को भी मैं सादर साधुवाद देती हूँ, जो अनेक अकादमिक पुरस्कारों से पुरस्कृत और सम्मानित हो चुकी हूँ। आयोजन की पूर्णता में इनका वक्तव्य भी चिरस्मरणीय है और इनका सहयोग आदरणीय है। तत्पश्चात मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव सर को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपकी उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ी। और इसके बाद मैं हिंदी एवं अनुवाद विभाग के समन्वय पारुमिता मैम के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ और साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम एवं बहुमूल्य समय देकर सहयोग किया और इसके साथ ही इस राष्ट्रीय पर्व को परिपूर्ण एवं सफल बनाने में विश्वविद्यालय के समग्र संकायों के प्राध्यापक एवं प्राध्यापिकाओं, विभागीय कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनका महनीय योगदान रहा। तत्पश्चात मैं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, विशेषकर हिंदी विभाग के तृतीय सत्र के छात्रों को भी साधुवाद देती हूँ, क्योंकि इनको साधुवाद दिए बिना मेरा कर्तव्य अपूर्ण ही रह जाएगा। अतः उन्हें मैं उनके अथक परिश्रम और कर्तव्य के लिए साधुवाद देती हूँ। एक बार पुनः आप सभी को सादर धन्यवाद।